औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और इस वक्त जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी बातें जहाँ पे ख़त्म हुई थी उसी जगह पर जो है हम सिलसिले को जो है वो आज कंटिन्यू करें। ठीक है, तो इसी सिलसिले को हम जो है वो यहीं से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड ईयर में कल हमारी बात जो ख़त्म हुई थी, अभी एक दो स्टूडेंट्स और आने दें ताकि ये भी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कल हमने ये बातें डिस्कस कर ली थी और पेपर पैटर्न तक जो है वो हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, बकाया तमाम के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। अच्छा बेटा देखिए, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। कल हमारी बात जहाँ पे ख़त्म हुई थी उसके आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टार्ट जो हम लेते हैं बेटा कहाँ से ले रहे हैं? आज के इंट्रोडक्शन के हवाले से। लर्निंग ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो सिलसिलेकार हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है अलराजी वर्क, फिर आता है डोबरिनियर ट्राइब, फिर है न्यूलैंड ऑक्टेव्स, और न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बाद हमारे पास आता है लॉथरमियर क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, advantages and disadvantages of Mendeleev's periodic table, modern periodic table, and long form of periodic table, types of element on based on electronic configuration, and identification of periodic period group and block। ठीक है, ये जनाब हमारे पास जो है वो सिलसिलेकार मौजूद है म्यूट करें ना जी जगह। और इस चैप्टर के हवाले से ये सिलसिला हमारा जो है वो मौजूद है। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले हम लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहे हैं पीरियोडिक के हवाले से। देखें, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि बेटा जब कभी भी हमारे पास कुछ फिनोमेनाज मौजूद हो, यानी इसको इस तरह से कह लें, बेसिकली पीरियोडिक के जो मीनिंग है वो ये है, किसी भी चीज़ का रिपीट होना। एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद कोई भी चीज़ रिपीट हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? पीरियोडिक। क्लासिफिकेशन का जो सिलसिला हमारे पास मौजूद है, तो क्लासिफिकेशन के मीनिंग होते हैं किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट या किसी भी चीज़ की तरतीब। ठीक है, इसे जनाब हम नाम देते हैं किसका? क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन को हम मज़ीद आगे बयान करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है? किसी भी चीज़ की तरतीब देना। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा ना ज़रा मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। आप तमाम लोग जो है वो बगौर इस बात को ज़रा समझ सकेंगे तो इस चैप्टर का बेसिक प्रोसीजर आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, आप लोग को कभी जो है आपने विजिट किया हुआ हो किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर, ठीक है, कभी आप किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाएं तो आप वहां पर जाकर मेडिकल स्टोर, मतलब मैं जो एग्जांपल बयान कर रहा हूँ ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस अरेंजमेंट के हवाले से ना जरा बहुत अहम एग्जांपल है, जरा इसको जरा गौर से जरा सुनिएगा। देखें,
सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो मेडिकल स्टोर के अंदर आप उससे जो है ना वो दवाई मांगते हैं, जो भी वहाँ पर आपके पास पर्सन मौजूद होता है। आप उसे कहते हैं भाई ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, आप उसके अंदर दवाइयाँ लिखी हुई हैं। आपने देखा होगा कि वो दवाइयाँ जो लिखी हुई हैं वो शख्स जाएगा और फौरन वो दवाई लेकर आ जाता है। जबकि अगर आप देखें तो उसकी दुकान के अंदर, यानी जो उसकी शॉप है, उसमें बहुत सारी जो टैबलेट्स हैं या उसके पैकेट्स हैं वो आपको वहां पर बाकायदा तौर पे रखे हुए नजर आएंगे। अब इतने सारे डब्बे वहां पर रखे हुए, उसके बावजूद आप ये बात देख रहे हैं क्या कि वो जा रहा है और फौरन लेकर आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई उसने ये कैसे कर लिया। हजारों की तादाद में उसकी शॉप के ऊपर जो है ना वो मेडिसिन मौजूद है और आपने उसे जो दवाई मांगी, ठीक है ना, तो वो जाकर इस तरीके से लेकर आ रहा है। वजह पता क्या बेटा, वजह ये है कि जो अमल आप करने जा रहे हैं या आपने उससे कहा कि भाई मुझे फला दवाई चाहिए, मुझे फला दवाई चाहिए, और उसने क्या किया, उसने फौरन जाकर जो है वो उस दवाई को वहां से लेकर और लाकर दे दिया आपको। तो सवाल ये पता था उसने अरेंजमेंट क्या किया, उसने ऐसा क्या किया कि वो फौरन दवाई लेकर आ गया और इतनी सारी दवाइयों में जो है ना वो जज करना उसका मुश्किल नहीं हुआ। वजह ये है कि बेटा वो अपने पास जब मेडिसिन को रखते हैं अपने रैक्स के अंदर, तो उनके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर कोई मेडिसिन जो है वो ए से आती है तो वो तमाम के तमाम ए के कॉलम के अंदर रखी हुई होंगी। एक मतलब उनको पता होगा कि ए अल्फाबेट से इस्तेमाल होने वाली तमाम दवाइयां एक जगह पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर बी, फॉर एग्जाम्पल ब्रोफीन की अगर हम बात कर लें तो ब्रोफीन की टैबलेट उसने बी के रैक में रखी हुई होगी। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि भाई आप जो वो जेंटेक दे दें, ठीक है ना, ये भी टैबलेट का नाम है, तो ये क्या, ये जेड के कॉलम में रखी हुई होगी। सही है ना। अगर हम उससे कहते हैं भाई आप वेलोसिर कैप्सूल दे दीजिए, ठीक है, तो ये वी वाला जो है पोर्शन होगा वहां होगा। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर उन्होंने अपनी चीजों को बाकायदा तौर पर अरेंज किया हुआ। ठीक है ना। तो अब क्या कि बार बार जा रहे हैं, वहां से मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको दे रहे हैं और उसके बाद दोबारा वहीं ले आके रख रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पीरियोडिक फिनोमेना। कि कोई भी चीज आ रही है, दोबारा जा रही है, आ रही है, जा रही है, सेम कॉलम के हिसाब से यहाँ पे बात करें। अगर हम इसकी एक मिसाल और लें, ठीक है ना, और उस मिसाल के हिसाब से, तो जो भी मैंने पहले मिसाल दी उसकी क्या तरतीब है कि मेडिसिन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कि वहां पर आना जाना भी है चीजों का और प्लस उसकी अरेंजमेंट भी उसी हिसाब से की जाती है। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। एग्जाम्पली अगर आप किसी लाइब्रेरी का आपने कभी विजिट किया हो, लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होगा। लाइब्रेरी के अंदर तो बहुत सारी अगर हम देखें तो चीजें एक साथ मिक्स हो सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वहां पर सिविक्स का जो सब्जेक्ट है वो भी वहीं पर ही मौजूद है, केमिस्ट्री भी सी से आता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये चीजें एक जगह पर रखी नहीं जा सकती। तो लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है, और वहां पर भी आपने देखा होगा कि आप किसी भी लाइब्रेरी के पास जाएं, मुझे फला टॉपिक की जो है ना वो बुक चाहिए, या आपके कॉलेज की लाइब्रेरी आप वहां पर जाएं तो मुझे इस सब्जेक्ट की ये वाली बुक चाहिए, तो आपने देखा होगा वो जाते हैं, सम टाइम के अंदर वो आपके पास लाकर बुक्स दे देते हैं। तो वजह क्या है बेटा, वजह बिल्कुल सिंपल सी है, और वो ये है कि एक्चुअली तौर पर उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासिफिकेशन का फिनोमेना अख्तियार किया है वो कौन सा है, वो मेरा बेटा उन्होंने अख्तियार किया है सब्जेक्ट वाइज। के सब्जेक्ट वाइज वो एक एक जगह पर चीजों को रखते हैं। ठीक है, एक आखिरी मिसाल देता हूँ, आपके अपने घर की मिसाल है। आपने देखा होगा तकरीबन जितने भी बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं, सबके घर के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर आपने देखा होगा एक चीज मौजूद होती है जिसको आप कहते हैं अलमारी, कबर्ड। ठीक है, तो क्या कबर्ड के अंदर आप तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारी चीजें एक साथ रखते हैं? नथिंग। बल्कि वहां पर आपने बाकायदा तौर पर चीजों को जो है ना वो मैनेज किया हुआ होता है। ठीक है ना। और मैनेज किस तरीके से किया हुआ होता है कि आप तमाम लोगों ने जो है जो भी चीजें वहां पर मौजूद हैं कबर्ड के अंदर, सही ना, उसमें आपने शेल्फ बनाए हुए। ठीक है ना, भाई वालिद साहब का ये शेल्फ है, वालदा का ये शेल्फ है, ठीक है ना, हैंग करने वाले कपड़ों का शेल्फ अलग है, ठीक है, और मुख्तलिफ जो खवातीन के जो और मुख्तलिफ सूट्स हैं उनका अलग है। इसीलिए जब आप कपड़े ढूंढते ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले पूरी अलमारी जो है वो आप नीचे गिरा लेते, सही ना, सारे कपड़े भाई ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है,
तो यही मेरा बेटा बेसिक फिनोमेना है कि एक्चुअली तौर पर जिस तरीके से ये अरेंजमेंट पाई जाती है चीज़ों की और उनको बाकायदा तौर पर रखा जाता है, ऐसे ही जो है वो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं, और वो जो डिस्कवर हो रहे हैं, वो जो चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं उसकी, तो अब उसके अंदर अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, क्या सोचा कि ये जो चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, इनको भी अरेंजमेंट किया जाए, और इनको भी अरेंजमेंट करने के साथ साथ कोई ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा फिनोमेना बाकायदा तौर पर जो है वो इख्तियार किया जाए जिसके अंदर एलिमेंट्स को बाकायदा तौर पर उनके प्रोसीजर के हिसाब से, उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको बाकायदा तौर पे रखा जाए। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ठीक है ना, अब तक तो जनरल एग्जाम्पल्स की हमने बात की थी, अब हम आ जाते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हवाले से जो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट है। ठीक है, देखें फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था सोडियम। आपने बाकायदा 9 से लेके अब तक की क्लासेस के अंदर बाकायदा तौर पर उसका नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो एक जो सब है सिलसिला, यानी जो एलिमेंट है उसका नाम है सोडियम। ठीक है, अब सोडियम मेरा बेटा आपके पास एक एलिमेंट है जो कि बाकायदा तौर पर आपके पास डिस्कवर हुआ। ठीक है, सोडियम के बाद जब हम मजीद आगे चलते हैं तो सोडियम के बाद दूसरा एक एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर हुआ, उसका नाम है मरकरी। ठीक है, तीसरा हमारे पास एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसका नाम है हमारे पास आयरन। ठीक है, ठीक है, उसका नाम है हमारे पास आयरन। ठीक है, तो अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 3 एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, 3 एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद है वो कौन कौन से? एक का नाम हमने पढ़ा क्या? आयरन, दूसरे का सोडियम, और तीसरे का नाम क्या है बेटा? आयरन, सोडियम और मरकरी। ठीक है, अच्छा अब क्या सवाल ये है मेरा बेटा कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो बाय द नेचर इनकी नेचर क्या है? इन तमाम एलिमेंट्स की नेचर क्या है? इन तमाम एलिमेंट्स की जो नेचर है वो क्या है मेरा बेटा? ये तीनों के तीनों क्या है? मेटल्स है। सही है, तो क्या करें, इनको एक ही जगह पर रख दें? नहीं, वजह वजह ये इनकी नेचर डिफरेंट है। जिस तरीके से अलमारी में आपने कपड़े रखे, अलमारी के कपड़े डिफरेंट हैं, सही है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी नेचर जो है मेरा बेटा वो भी डिफरेंट है। वजह देखिए, आयरन आपके पास हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास सोडियम मोल्टेन फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास तीसरा एलिमेंट कौन सा है? वो है मरकरी, और मरकरी आपके पास लिक्विड मेटल है। तो तीनों के तीनों बाय द नेचर क्या है बेटा? ये तीनों के तीनों बाय द नेचर क्या है? मेटल है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो तीनों की नेचर डिफरेंट है। एक आपके पास मोल्टेन फॉर्म में है, दूसरा हार्ड फॉर्म में है, और तीसरा लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, लेकिन इनको हमें क्या रखना पड़ेगा? इनको हम अलहदा से बाकायदा तौर पर जो है वो रखते हुए नजर आते हैं। इस वजह से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का फिनोमेना या इसके बारे में साइंटिस्ट ने बखूबी तौर पे सोचा, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा चार्ट या टेबल जो है वो डिस्कवर करना चाहिए, जिसके अंदर एक ऐसा टेबल या चार्ट जो है वो डिस्कवर किया जाए जिसके अंदर बाकायदा तौर पर बाकायदा तौर पर इससे मतलब उसे क्या किया जाए? उसको अरेंज किया जाए, और किसकी बुनियाद के ऊपर? उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, उनके मामलात की बुनियाद के ऊपर उनको बाकायदा तौर पर जो है वो अरेंज किया जाए, उसको सिलसिले को खत्म किया जाए। ठीक है, तो लिहाजा आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा ये प्रोसेस अभी हमने यहाँ देखा, तो इसके हिसाब से क्या कहते हैं? व्हेन सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट एंड देयर व्हेन सफिशिएंट number of element and their compounds become एक सेकेंड रुकिएगा जरा। अच्छा, क्या कह रहे हैं?
When sufficient number of elements and their compounds becomes known, the chemist strongly felt the need to classify them in order to understand and interpret their properties. The result of this determination lead to the number of periodic tables. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस ये आपके सामने जो लिखा हुआ है कि हम सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स जो के नोन थे उनके पास आया, तो ये बात सोची गई, इस बात के बारे में सोचा गया कि हम इनको क्या करें, क्लासिफाई करें, ताकि इनको आसानी के साथ समझा जा सके और देखा जा सके, समझा जा सके और देखा जा सके कि आप जो है इसको जो है वो बाकायदा तौर पर हम अरेंज कर सकें। इस बात के बारे में बाकायदा तौर पर जो है वो डिस्कशन जो है वो की गई। ठीक है, और इस हवाले से की गई कि एलिमेंट्स जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो अरेंज किए जा सके। ठीक है, इस प्रोसेस इस चीज़ को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मंजर आम पर इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था अल-राज़ी। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन तो नहीं हो सका, लेकिन अगर देखा जाए तो अल-राज़ी जो है वो आज भी जो है अल-राज़ी के प्रोसेस को जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्कस किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। ये वो बेसिक फिनोमेना था जिसके बिहाफ के ऊपर इस चार्ट या टेबल को जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया। तो मेरा बेटा कहा जाता है कि अगर हम आम तौर पर अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि द चार्ट और टेबल इन विच एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, the chart or table in which elements are classified due to increasing their atomic numbers and atomic masses as well as, दोबारा सुनिएगा, the chart or table in which elements are classified due to increasing atomic numbers and atomic masses as well as similar properties. The chart or table is known as periodic table. एक ऐसा चार्ट या टेबल जिसके अंदर एलिमेंट्स को बाकायदा तौर पर बेटा क्लासिफाई किया जाए ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के लिहाज से, ऐसे चार्ट या टेबल को जनाब हम नाम देते हैं किसका, पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल को 3 मुख्तलिफ कंडीशंस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब वो 3 मुख्तलिफ कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहला, पीरियोडिक टेबल को हम हॉरिजॉन्टली तौर पर अरेंज करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देखें डेफिनेशन में इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने ये मतलब लाइन लिखी थी ना, तो ये जो वे होगा अगर किसी चार्ट के अंदर इस तरीके से एलिमेंट अगर मौजूद है तो इसे हम क्या कहेंगे कि दिस वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। अगर ऊपर से लेकर नीचे की जानिब इस तरीके से एलिमेंट कॉलम की शक्ल में आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, वर्टिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और तीसरी चीज जो कि आपने फर्स्ट में बाकायदा पढ़ी थी बेटा, उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इसका तीसरा फिनोमेना कहलाता है। अब हम तीनों को बारी बारी पहले इनिशियली डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की वो क्लासिफिकेशन जो कि हॉरिजॉन्टली तौर पर की जाए, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की वो क्लासिफिकेशन जो कि हॉरिजॉन्टली तौर पर की जाए उसे जनाब हम पीरियड का नाम देते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब कभी बेटा लफ्ज पीरियड आएगा तो आपके जहन में फौरन ये बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन का जिक्र हो रहा है। अभी आगे चलकर मैं आपको बाकायदा तौर पर इसमें चार्ट भी दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल का, फिर आपको इंशाल्लाह उसकी जब हम डिटेल डिस्कस कर होंगे तो वो चीज़ वहाँ पर बाकायदा तौर पर आ जाएगी कि हम किस तरीके से जो है वो पीरियोडिक टेबल के चार्ट को डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से आता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की वो क्लासिफिकेशन जो कि वर्टिकली तौर पर की जाए। ठीक है ना, वर्टिकली तौर पर अगर एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई क्लासिफिकेशन की जाएगी तो उसे जनाब नाम दिया जाता है किसका, ग्रुप का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स के अंदर वो क्लासिफिकेशन जो कि वर्टिकली तौर पर की जाती है उसे जनाब नाम दिया जाता है किसका, ग्रुप का नाम देते हैं। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा जाता है तो जनाब उसे हम नाम देते हैं किसका, ब्लॉक का नाम देते हैं।
ठीक है। अच्छा मेरे बेटा देखें, एक मिनट बात को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आज की क्लास के अंदर जो क्लास से पहले सरवसीम की जो गर्ल्स की क्लास हुई थी, उसमें जैसे कि सर ने कहा था कि एक अदद रजिस्टर बना लीजिए, उसके अंदर आप चीज़ों को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आप रजिस्टर बना लेंगे तो आपके पास तरतीब जो है वो बाकायदा तौर पर क्लियर हो जाएगी। जो जो डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ मौजूद है उसके हवाले से आप उसको लिखते हुए नजर आ रहे हैं, प्लस उसके अलावा वो डेफिनेशन अपने नोट्स आपके जो है ना एक हल्के जो है ना क्लास वर्क के हिसाब से बनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ प्रेजेंटेशन में आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं वर्बली बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो उन्हें आप लिख सकते हैं। तो इसलिए अभी इनिशियली जैसे आज की क्लास है और मजीद जो एक आध दो क्लासेस हैं, उनमें तो ये है कि आप बाकायदा तौर पर अपना रजिस्टर वगैरह मतलब के बजाय या बुक वगैरह ले लें या कॉपी वगैरह ले लें, लेकिन एक अदद रजिस्टर जरूर बना लें कि जिसके अंदर आप डेट वाइज जो है वो अपना काम करें कि आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हुआ था और इस जगह के आगे अब हमने दोबारा से जो है वो क्लास के सिलसिले को शुरू करना है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर बात हो रही थी किस हवाले से कि पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन तीन अंदाज में होती है बेटा, तीन उसकी स्टेजेस होती हैं। पहले को पीरियड कहा जाता है, यानी द हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस in periodic table is called period. The vertical classification of the elements due to similar properties in periodic table is called group. The classification or arrangement of elements in periodic table on the basis of electronic configuration is called block. ठीक है, तो ये तीन तरह की जो क्लासिफिकेशन है, ये तीन तरह की स्टेजेस हैं जिसके ऊपर पीरियोडिक टेबल जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मौजूद होता है या उसका फिनोमिना जो है वो बाकायदा तौर पर पाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, ठीक है, और इन चीज़ों के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो अब हमारे पास यहाँ पर आ रही है बेटा, वो आ रही है हिस्ट्री। ये तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ा, अब हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर कि भाई ये क्या सिलसिलेकार है। हिस्ट्री से मुराद ये कि वो तमाम के तमाम प्रोसीजर या वो तमाम के तमाम फिनोमिनास जिसके बिहाफ के ऊपर या वो तमाम के तमाम लॉज, साइंटिस्ट एफर्ट्स जो इस पीरियोडिक टेबल जो कि इस पर आपके और हमारे पास राइज है, उसको हासिल करने के लिए या उसको बनाने के लिए जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ा, उन प्रोसीजर को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जनाब हम नाम देते हैं किसका, हम उसे नाम देते हैं हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली बात बेटा जो हमारे पास आती है, ठीक है ना, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है उसे जनाब हम नाम देते हैं किसका, उसे हम नाम देते हैं डोबरिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डोबरिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड के हवाले से कि डोबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड जो है अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा डोबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड की जब हम बात करते हैं तो डोबरिनियर ट्राइड के हिसाब से ये सिलसिला हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि एक साइंटिस्ट था 1829 के अंदर, एक साइंटिस्ट था 1829 के अंदर जिसका नाम था डोबरिनियर। ठीक है ना, जिसका नाम था डोबरिनियर। ठीक है, जोहान्स वोल्फगैंग डोबरिनियर 18 सॉरी ये जरा बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, इसको जरा अपने पास सही कर लीजिएगा, ये 1929 नहीं बल्कि 1829 है। ठीक है, ये जरा यहाँ की प्रिंटिंग मिस्टेक है, जरा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, so Johannes Wolfgang Jobinier 1829 observed that certain elements which had similar chemical properties could be grouped together if these elements were arranged in increasing order to their atomic masses. He arranged the known elements in the cluster of three as called triad. The distinctive features of each triad was the atomic masses of the middle element. He then proposed the law of triad, which state as. अब देखें, सबसे पहली बात 1829 के अंदर डोबरिनियर साहब ने
अपना एक पहला फॉर्मेट पेश किया फॉर द पीरियोडिक क्लास, यानी एक चार्ट और टेबल की जो बात की जा रही थी कि भाई एलिमेंट को जो है वो बाकायदा तौर पर रखा जाएगा। तो वो जो चार्ट या टेबल है, उस चार्ट या टेबल को किस तरीके से बाकायदा तौर पर बेटा अरेंज करेंगे ना, मैनेज करेंगे। तो डोबरिनर साहब ने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है ना वो बाकायदा तौर पे कंसीडर किया, ठीक है। और इन्होंने ये आइडिया दिया कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रखा जाएगा वो ट्राइड की शक्ल में रखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब कि भाई ये ट्राइड होता है क्या, किस चीज को हम ट्राइड का नाम देते हैं, या ट्राइड किसे कहा जाता है। सही है, देखिए अगर कहीं पर एक एलिमेंट का जिक्र है, अगर कहीं पर एक एलिमेंट का जिक्र है, तो एक एलिमेंट के हवाले से मतलब उसको हम क्या कहेंगे, मोनो या सिंगल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, मोनो का लफ्ज या सिंगल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। अगर दो एलिमेंट्स का ग्रुप मौजूद है तो वहां पर डाई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, पेयर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कपल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या करेंगे, डाई का लफ्ज इस्तेमाल होगा, पेयर का लफ्ज इस्तेमाल होगा, कपल का वर्ड जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो तरीक़ाकार है इसको पेश करने का, ये क्या है, ये हो गया मतलब अगर दो एलिमेंट्स की बात हो। लेकिन अगर तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जाएगा बेटा तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ट्राइड। उर्दू में इसे कहते हैं क्या, उर्दू में इसे कहते हैं सलासे। तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को किसका नाम दिया जाता है, सलासे का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना हम ये बात कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि भाई अकॉर्डिंग टू द डोबरिनियर ट्रेड, अकॉर्डिंग टू द डोबरिनियर ट्रेड हम यहाँ पर जो बात बयान कर रहे हैं, ठीक है, वो ये कि तीन एलिमेंट्स जो हैं, तीन एलिमेंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, इन तीन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन एलिमेंट्स को ग्रुप बनाकर अरेंज तो करना है। सवाल फिर ये पैदा हुआ कि भाई ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इसको बनाएंगे कैसे, मतलब इसका ग्रुप फिनोमेना जो है वो कैसे यूज किया जाएगा, तीन इसका ना ग्रुप फिनोमेना कैसे यूज किया जाएगा। तो उसके लिए डोबिनी ने कहा कि भाई मैं अपना लॉ पेश कर रहा हूँ। अब उसने लॉ क्या पेश किया, आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल एलिमेंट इन ईच ट्राइड is merely equal to the average atomic masses of the other two elements। यानी तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है, तो पहले वाले और आखिरी वाले एलिमेंट का, पहले वाले और आखिरी वाले एलिमेंट का एटॉमिक मासेस का जो एवरेज होगा वो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है ना। यानी एवरेज के फिनोमेना के हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि जो पहला वाला और आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसका एवरेज दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डोबरिनियस लॉ या लॉ ऑफ ट्राइड। अब डोबरिनियन का जो लॉ है वो किस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ट्राइड किन एलिमेंट्स के दरमियान में बनेंगे बेटा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। दूसरा, एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मासेस के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेंगे उसके हिसाब से इसका फिनोमेना जो है वो अप्लाई होता हुआ नजर आता है। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर, किस तरीके से ये एप्लीकेबल होगा। देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पर मैं पहले एग्जांपल शो कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। देखें फॉर एग्जांपल ये ऊपर वही फिनोमेना लिखा हुआ है। देखें हमारे पास तीन एलिमेंट का ग्रुप है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट है 7, इसका है 39 और इसका यहाँ पर दरमियान वाले का आ रहा है 23। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर अल्कली मेटल्स, ठीक है। दे आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज हाई रिएक्टिविटी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड हैव +1 वैलेंसी। These elements were arranged to Dobrynier according to increasing the masses s। फिनोमेना वही है कि पहले वाले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज होगा वो दरमियान वाले एलिमेंट के बराबर होगा। अब देखें आप इसको चेक कर सकते हैं कि 39 + 7 ये हो जाएगा 46 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ गया 23। तो ये बात प्रूव हो गई
कि द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्राइड इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। दूसरी एग्जांपल पर आइएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5, ठीक है, और आयोडीन का है जनाब 127। दोनों का एवरेज निकालेंगे, सही है, तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो बिल्कुल नियरली इक्वल आ जा रहा है दरमियान वाले के। देखें इसका 80 है, 81, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है 80 और यहाँ आ रहा है 81। तो देखो या तो कम्प्लीटली इक्वल होगा या नियरली इक्वल होगा, उसके बिल्कुल करीब करीब जो है वो अर्थमेटिक मीन जो है वो कैल्शियम होता नजर आएगा। थर्ड एग्जाम्पल पर आइएगा, तीसरी एग्जाम्पल है बेटा कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40 और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका एटॉमिक वेट है 40, इसका एटॉमिक वेट है 137, ठीक है। तो इन दोनों का जो एवरेज है, इन दोनों का जो एवरेज है वो एवरेज फिनोमेना दरमियान वाले के नियरली इक्वल है। ये आ रहा है 87.5 और जबकि ये आ रहा है 88.1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डॉबरिनियर की जो लॉ की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आती है, ठीक है, जिसको हम ये कहते हुए नजर आते हैं क्या, कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रोंशियम is nearly equal to the arithmetic mean of the other two elements, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देखें, आ जाते हैं इसके डिफेक्ट्स के ऊपर। ये तो इसके रूल्स थे जिसके बिहाफ के ऊपर ये फिनोमेना आपका यहाँ पर अप्लाई हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट्स के ऊपर। देखें सबसे पहला मतलब ये रूल जो है ना वो एप्लीकेबल तो किया गया इनिशियली, आज भी प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशन के बिहाफ के ऊपर इसमें डिफेक्ट पैदा हो गया, जिसके बिहाफ के ऊपर इसको यहाँ से क्या कर दिया गया, मतलब स्टॉप कर दिया गया। ये कहा गया कि भाई ये रूल जो है वो डिफेक्टेड है, लिहाजा इसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। देखें सबसे पहली बात, डोबरिनियर अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट रूल्ड आउट, ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहां पर आपके पास आ रहा है कि डोबरिनियर अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज रूल्ड आउट because a large number of elements could be grouped into the triad as the atomic mass of the middle element was not as the arithmetic mean of the two elements। यानी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनका एटॉमिक वेट जो है वो इस रूल को फुलफिल नहीं करता। For the elements which have very low and very high atomic masses, this law was not holding good. For example, chlorine, chlorine and bromine। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का तो ट्राइड बन गया, लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं बन रहा। लिहाजा क्योंकि फ्लोरीन और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है और उनका एवरेज जो है वो क्लोरीन के बराबर नहीं फुलफिल हो रहा, लिहाजा इसको जो है वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली तौर पर ये तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो एक्यूरेटली तौर पर वैलिड होता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है। ये इसके डिफेक्ट्स है। अब आ जाए आखिरी पॉइंट के ऊपर, एडवांटेजेस ऑफ दिस लॉ। और इसका सिर्फ एक एडवांटेज है, द ओनली वन एडवांटेज ऑफ डोबरिनियर रिसर्च दैट मेड केमिस्ट लुक एट एलिमेंट इन टर्म ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। यानी सबसे पहले इसको एटॉमिक मासेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ के ऊपर अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, सही है। ये जनाब इसकी बेसिक कंडीशंस है जिसके बिहाफ के ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई होता हुआ नजर आया, ठीक है बेटा। ये प्रोसीजर है डोबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड के हवाले से, और इसके साथ ही जो है वो हमारा जो है समझ लें कि ये आज का जो टॉपिक है वो अपने इख्तिताम पर पहुंचे, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ें जो है वो आपको जो है ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो बाकायदा क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है वो इस चीज़ के साथ साथ जो है या इस वे ऑफ टीचिंग के साथ जो है वो अटैच हो रहे होंगे, जिसको मैं बार बार और हमेशा कहता रहूँगा कि ये एक मजबूरी का नाम है और किसी चीज़ का नेमुल बदल यानी फिजिकल क्लास का नेमुल बदल हो नहीं सकता। दुआ करें इंशाल्लाह कुछ बेहतरी नज़र आएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें जो है वो हमारी सिक्योर हो रही हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो है वो सिलसिले कार जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आज का टॉपिक जो है बेटा यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर कोई भी इश्यूज आपको इस टॉपिक में हो, एक टॉपिक हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ,
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी ये जो टॉपिक का सिलसिला है ये एक दूसरे से कनेक्ट है, स्पेशली अगर हम बात करें किसकी क्लासेस के हवाले से और इसकी कंटिन्यूटी के हवाले से, तो ये एक सिलसिला जो है ना वो बाकायदा जारी है। ठीक है, सो ये मुझे बताइए ज़रा आप तमाम लोग, मैं वन बाय वन आप लोगों के नाम भी कॉल कर रहा हूँ ताकि अटेंडेंस भी आप लोग की हो जाएगी। ठीक है, सो ये मुझे बता दें बेटा आप लोग कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो बाकायदा तौर पर आई है। ठीक है, वन बाय वन। हाँ जी, आमना नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, लेक्चर समझ में आया बेटा पूरा? जी सर। अच्छा, आप क्या हुमायूं बेटा? आप क्या हुमायूं? मेरी आवाज़ सुन रही हैं? अलसा साजिद? जी सर। जी आइए सही। अच्छा, आफिया आवाज़ नहीं आ रही? आफिया, आफिया तक नहीं पहुँच रहा आवाज़ में, मतलब उनका माइक ऑफ। अच्छा, इसके अलावा अलसा साजिद आवाज़ आई बेटा? जी सर आ रही। ओके, और उसके अलावा आमना अली? यस सर। ठीक है, अस्मा? अस्मा, अस्मा आवाज़ ही निकली अस्मा की। ग्रुप में यार को बोलता अस्मा की आवाज़ ही निकल गई। ईमान बेटा? ईमान? ये बच्चे जी मेरे सर साथ आ रही है। आ रही, शुक्र है भाई, आवाज़ तो आ रही। जवेरिया रईस? जवेरिया रईस? जवेरिया? लाइबा शेख?